Hello, my dear students. Welcome back to my class. In previous videos, we have discussed about the laws of Mendel, the Mendel's laws of inheritance, the law of independent assortment, the law of dominance. We have also studied about the two types of crosses, monohybrid cross and dihybrid cross performed by the scientist Mendel on pea plants. Now let us study about the expression of the characteristics. जैसे हमने मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जब स्टडी किया तो हमने बहुत सारे ट्रेड्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया कि कुछ ट्रेड्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो डोमिनेंट होते हैं मतलब हर हाल में खुद को एक्सप्रेस करते हैं while there are some characteristics which are recessive. So these recessive characteristics express themselves when other recessive characteristic is present along with them. So let us first discuss how do these traits get expressed or the regulation of gene expression. You know that traits in organisms are controlled by genes. हम ये पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स के जैसे क्यों लगते हैं उनमें इतनी सारी सिमिलैरिटीज क्यों होती है because we get these traits or characteristics from genes. Now in order to understand how gene regulates such an expression, we must revise what exactly a gene is. 9th स्टैंडर्ड में तो हमने स्टडी किया ही था जीन्स के बारे में न्यूक्लियस के बारे में चलो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं अभी आप सब फैमिलियर हो विद द स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल सेल नाउ सी ईच एनिमल सेल इज हैविंग ए न्यूक्लियस दिस राउंड स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड एज ए न्यूक्लियस और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हियर यू कैन सी द एनलार्ज स्ट्रक्चर दैट एनलार्ज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम ए जीन इज ए डिस्टिंक्ट पोर्शन ऑफ ए सेल्स डीएनए अब ये क्रोमोसोम जब सेल्स डिवाइड नहीं होते हैं तो ये क्या होता है कि इस टाइप में होता है तो अभी ये जीन क्या है देखो अभी ये सेल का डीएनए है क्रोमोसोम से ये डीएनए है तो जीन क्या है इट इज ए डिस्टिंक्ट पोर्शन ऑफ सेल्स डीएनए अभी आप यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर देख रहे हो तो डीएनए का एक पर्टिकुलर जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज जीन जीन्स आर द कोडेड इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग एवरीथिंग दैट द बॉडी नीड्स हमारी बॉडी में जो भी है जो भी हमारी बॉडी को बनाना है तो उसके लिए कोडेड इंस्ट्रक्शन जीन्स में होती है स्पेशली द प्रोटीन्स द प्रोटीन्स आर चेन्स ऑफ केमिकल building blocks called as amino acids. A protein could contain just a few amino acids in its chain or it may have several thousands. अब ये जो प्रोटीन्स है एमिनो एसिड से बने होते हैं तो हो सकता है कि प्रोटीन्स में कुछ फ्यू अमीनो एसिड्स हो या फिर थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स हो अब ये जो प्रोटीन्स है दे फॉर्म द बेसिस फॉर मोस्ट ऑफ व्हाट द बॉडी डज अभी बॉडी हमारी क्या क्या करती है देखो मेन एक्टिविटीज for example digestion whatever food we are getting so it is being digested by our body so digestion making energy and growing these processes occurring in the body they involve various reactions catalyzed by enzymes अभी आप केमिस्ट्री में भी अलग अलग रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हो तो आपने देखा है कि कुछ कुछ रिएक्शंस क्या होते हैं कि टेम्परेचर फास्ट होने के बाद टेम्परेचर ज्यादा होने के बाद या कोई और एक्स्ट्रा सब्सटेंस ऐड होने के बाद मतलब ये कैटलिस्ट देखो क्या है ये बायोलॉजिकल मोलिक्यूल्स है इसकी वजह से क्या होता है कि जो केमिकल रिएक्शंस फास्ट होती है फिर उनको एक्टिवेट करने का काम करते हैं अभी ये जो सारे एंजाइम्स है मोस्टली ये जो एंजाइम्स होते हैं ये प्रोटीन्स होते हैं सो जीन is essentially regulating the formation of proteins or enzymes. So we can say that DNA is the information source of making proteins in the cell. DNA क्या करता है इंफॉर्मेशन देता है कि किस टाइप के प्रोटीन्स चाहिए तो सारे इंस्ट्रक्शंस देने का काम ये डीएनए करता है द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए इन द न्यूक्लियस इज कैरिड आउट इनटू द साइटोप्लाज्म थ्रू ए स्पेशल मोलिक्यूल कॉल्ड एज आरएनए अभी आप ये देख सकते हो एनलार्ज स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल ये जो है साइटोप्लाज्म है यहाँ पे न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है अब ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन इट इज ए प्रोसेस ऑफ कॉपिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए जैसे अभी अगर कुछ काम करने होते हैं सपोज अभी आप लोग देखते हो कि अभी एग्जाम्स के बारे में वगैरह गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आते हैं तो कभी देखा आपने कि हर एक के घर में जाके बताएंगे आपको ये ऑर्डर्स कैसे आते हैं
मैसेजेस पास किए जाते हैं, मे बी थ्रू न्यूज चैनल्स और सर्कुलर्स रिलीज बाय द गवर्नमेंट। उसी तरह से अभी डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन कॉपी करने देता है एमआरएनए को। सो ये जो प्रोसेस है इसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। So, the information from DNA in the nucleus is carried out into the cytoplasm through a special molecule. That special molecule is called as RNA. Now, this RNA is having three types. You will study about these three types in higher classes. mRNA, rRNA and tRNA. अभी स्पेशली यहाँ पे देख लो, mRNA stands for messenger RNA. तो इसका काम क्या है कि मैसेजेस पास करना। तो पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन है डीएनए की वो कॉपी कौन करता है, एमआरएनए कॉपी करता है। So this RNA along with ribosomes it participates in protein formation. तो ये जो है प्रोसेस ट्रांसलेशन, तो इसमें ये आरएनए राइबोसोम्स के साथ ये काम करता है। इंफॉर्मेशन कैरिड बाय आरएनए फ्रॉम डीएनए इट इज इन स्पेसिफिक सीक्वेंस कोडिंग फॉर स्पेसिफिक एमिनो एसिड। अभी जो हर कोई एमिनो एसिड है उसके लिए प्रॉपर कोड्स होते हैं। So every protein has a specific sequence of amino acids which in turn is dependent on the special information in DNA for those amino acids. अभी अगर इसमें कोई चेंज हो गया तो क्या होता है, इससे म्यूटेशंस होते हैं। एनी चेंज इन दिस इंफॉर्मेशन विल चेंज द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स, so changing the type of proteins and bringing in the variations। हमने इस चैप्टर के शुरू में डिस्कस किया था वेरिएशंस के बारे में कि अगर डीएनए से प्रॉपर इंफॉर्मेशन कॉपी करके आगे भेजा गया तो सेम टू सेम कॉपी तैयार हो जाएगी। और वही अगर इस कॉपिंग में अगर कोई गड़बड़ होता है तो क्या होता है कि न्यू टाइप्स तैयार होते हैं। सो इट इज कॉल्ड एज वेरिएशन। एनी चेंज इन द इंफॉर्मेशन, अगर सही इंफॉर्मेशन नहीं दी गई तो क्या होगा कि सीक्वेंस जो है अमीनो एसिड्स का चेंज हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा कि नए टाइप के प्रोटीन्स, अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे डीएनए है, ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए मैसेज देता है, फिर बाद में ट्रांसलेशन प्रोसेस से फिर से नए प्रोटीन्स बनते हैं। अगर इसको परफेक्ट इंफॉर्मेशन मिला है तो वही प्रोटीन बनेगा जिसका ऑर्डर डीएनए ने दिया था। लेकिन अगर मैसेज में अगर कोई गलती होती है तो क्या होता है, आप लोग जानते हो कि अगर सही मैसेज नहीं पहुंचा तो वेरिएशंस होते हैं। अभी हमने जीन फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। देखो फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ गार्डन पी प्लांट, इट इज टॉल बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ हार्मोन्स इन इट्स बॉडी विच मेक इट्स टॉल। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो पेरेंटल जनरेशन ऑफ द पी प्लांट टॉल एंड ड्रॉप। अब ये टॉल क्यों है, क्योंकि इसके बॉडी में टॉलनेस से रिलेटेड जो हार्मोन्स है वो बहुत ज्यादा है। नाउ सिंथेसिस ऑफ दिस हार्मोन डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। अब ये जो टॉलनेस का जो एंजाइम हार्मोन है या फिर हम ग्रोथ हार्मोन भी कह सकते हैं, तो ये जो तैयार होता है सो इट्स एफिशिएंसी डिपेंड्स its synthesis depends on the efficiency of certain enzymes. The hormone will be produced as a result of chemical reactions controlled by enzymes that are proteins. If enzyme functions more efficiently, the hormone is made and the plant is tall. अब ये फर्स्ट जनरेशन में देखो, अभी टॉल और डॉर्फ का क्रॉस है, तो ये हम देख सकते हैं हाइब्रिड क्रॉस है टॉल और कैपिटल टी स्मॉल टी, बट इट्स फेनोटाइप मतलब हमें ये टॉल ही दिखेगा। क्यों, क्योंकि इसमें टॉलनेस का जो एंजाइम है वो ज्यादा एक्टिवेटेड है। अभी अगर इनका सेल्फ क्रॉस किया गया तो आप देख सकते हो एक प्योर टॉल है, 2 आर हाइब्रिड टॉल एंड वन इज hybrid, one is pure DOP. If enzymes are non-functional or not proper, hormones will not be produced or will be produced in very less quantity. So it will make the garden pea plant short or dwarf. अभी यहाँ पे रिसेसिव जीन्स एक साथ आते हैं। रिसेसिव, डोमिनेंट और रिसेसिव का आपको फर्क पता है। डोमिनेंट हर हाल में अपने आप को एक्सप्रेस करता है। देखो जैसे कि कैपिटल टी इट इज प्योर टॉल। अभी यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो यहाँ पे भी टॉल ही होगा बिकॉज टी इज डोमिनेंट, बट हियर यू कैन सी स्मॉल टी मीन्स बोथ आर रिसेसिव। The expression of traits in animals as well as human beings is also determined by their specific genes. अभी हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था इन चैप्टर रिप्रोडक्शन, how the number of chromosomes is maintained. Now you know that normal human beings have 46 chromosomes.
So their next generation, now we are getting the germ cells from mother as well as from the father. तो 46 plus 46 92 होने चाहिए. तो फिर ये जो नंबर है 46 ये कैसे मेंटेन किया जाता है? देखो, it is maintained by the process called as meiosis. It is responsible for maintaining chromosome number of any species because it produces gametes. जो नॉर्मल सेल्स है हमारे बॉडी के उसमें 46 अगर क्रोमोसोम्स है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स. तो ह्यूमन बींग्स के जो गैमेट्स होते हैं मतलब एग्स और स्पर्म्स, तो इसमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब अगर टोटल हमारे पास 46 है नॉर्मल बॉडी सेल्स में या सोमेटिक सेल्स में, तो हमारे जर्म सेल्स या गैमेट्स में कितने हो गए? 23. So when these gametes combine 23 plus 23, it forms a zygote with 46. So in this way, the actual chromosome number of a species is retained. Do you know who discovered DNA? डीएनए के बारे में हमेशा सुनते हैं, आप जानते हैं कि डीएनए की वजह से हमारी लाइफ में कितने सारे चेंजेस आए हैं. It was first isolated in the year 1869 by the Swiss scientist Friedrich Miescher. He called the white, slightly acidic chemical that he found in the cells, he called it as a nuclein. Then he identified it as a part of chromosome. ये जो साइंटिस्ट है डॉक्टर फ्रेडरिक मिशर, तो ही वाज ए स्विस फिजिशियन एज वेल एज बायोलॉजिस्ट. तो इनको कैसे पता चला? देखो डीएनए के बारे में, ही वाज स्टडिंग अबाउट द डब्ल्यूबीसी फ्रॉम द पस सोक्ड बैंडेजेस. आपको पता है कि अगर जख्म वगैरह हो गया तो पस फॉर्मेशन होता है, तो उसका जो बैंडेज पे जो पस लगा हुआ था तो उसमें जो डब्ल्यूबीसी थे, व्हाइट ब्लड सेल्स थे, उनका वो स्टडी कर रहे थे. तब उन्हें जेनेटिक मटेरियल मिला उसमें, तो उसको नाम दिया न्यूक्लिन. न्यूक्लिन नाम क्यों दिया? बिकॉज इट केम फ्रॉम द न्यूक्लियस. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द inheritance of blood groups in human. So, inheritance of blood groups in humans, it is also an interesting phenomena. आपको पता ही होगा नॉर्मल ब्लड ग्रुप्स ए बी एंड ओ. सो हाउ दिस ब्लड ग्रुप्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. जरूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स का जो ब्लड ग्रुप है वो आपका भी हो. तो चलो अभी हम डिस्कस करते हैं हाउ द ब्लड ग्रुप्स आर इनहेरिटेड इन केस ऑफ द ह्यूमंस. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फेनोमेना. जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हो मदर्स ब्लड टाइप एंड फादर्स ब्लड टाइप. अब ये चार जो नॉर्मल है, जो कॉमन ब्लड टाइप से, देखो यहाँ पे मदर्स में ए बी एंड ओ, फादर में भी सेम ए बी एंड ओ. तो अभी जो उनका बेबी होगा चाइल्ड्स ब्लड टाइप, देखो चांसेस क्या है. इफ फादर इज हैविंग ब्लड ग्रुप ए, मदर इज हैविंग ए, then their kids are having chances of blood groups either A or O. अभी फादर का ब्लड ग्रुप बी है और मदर का ए है, तो देखो यहाँ पे चार चांसेस है उनके बच्चों में. या तो ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, या फिर ओ बी हो सकता है. सेम इन केस ऑफ ए बी ऑल्सो, चारों पॉसिबिलिटीज है फॉर ओ, ए एंड ओ. The blood group in humans, these are controlled by a gene called the I gene. It is expressed by the letter capital I. This gene has more than 2 alleles. It is called as multiple allelism. Alleles मतलब एक ही जीन अपने आप को दो डिफरेंट टाइप्स में दिखाता है. It is called as alleles. So these alleles in case of blood groups, these are called as A, B and O. So these are represented as IA, IB and small I. When recessive allele is present in heterozygous condition, so it will not be expressed. अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कि A और O, A कैपिटल, सपोज मदर्स ब्लड ग्रुप इज A, फादर्स ब्लड ग्रुप इज ऑल्सो A. तो ये जो है होते हैं, तो इनमें अगर रिसेसिव एक्सप्रेस होते हैं, सो देयर चाइल्ड विल हैव ब्लड ग्रुप O, अदरवाइज इट विल हैव ब्लड ग्रुप A. इन केस ऑफ AB, these are called as codominants because neither allele A nor B is dominant over each other. So this is about the multiple allelism. Now let us see how the blood groups are inherited. Here is the example for inheritance of blood groups. Now see, mother, its phenotype is A और ये जीनोटाइप होता है AO और फादर में होता है BO.
अभी ये सेपरेट होते हैं गैमेट्स, तो आपको पता है गैमेट्स में हाफ ही होते हैं. सो हाफ द नंबर ऑफ गैमेट्स विल हैव A genotype, half will have O. Similarly, in case of father, half the number of gametes will have P genotype and half will have O. So in case of children, agar A it combines with B, so the child will have blood group AB. अगर AO आता है, AO तो इसमें डोमिनेंट है A, तो जो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा वो होगा A. क्यों? क्योंकि O जो है रिसेसिव है. वो अपने आप को देखो कब एक्सप्रेस करेगा, जब उसके जैसा दूसरा होगा तब भी बच्चे का ब्लड ग्रुप O होगा. तो अगर मदर का ब्लड ग्रुप A है और फादर का B है, तो उनके बच्चों में 4 पॉसिबिलिटीज होते हैं. देखो, या तो वो AB हो सकता है, A हो सकता है, B हो सकता है या O हो सकता है. It depends on the types of gametes received by the child. Do you know there is a rare blood group HH, which is also called as Bombay blood group. It occurs 1 in 10,000 individuals in India. जैसे हम लोगों के अलग अलग ब्लड ग्रुप्स देखो कौन से होते हैं, O, A, B, AB वगैरह, AB पॉजिटिव. इवन यू नो अबाउट नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स आल्सो, कि वेरी फ्यू पीपल हैव नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स. लेकिन ये जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, इट्स वेरी रेयर ब्लड ग्रुप. इट ऑकर्स 1 in 10,000 इंडिविजुअल्स इन इंडिया. इंटरेस्टिंग नेम है ना बॉम्बे ब्लड ग्रुप. ये नाम क्यों दिया गया? बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1952 बाय द साइंटिस्ट डॉक्टर भिंडे. अब इसको मुंबई में डिस्कवर किया गया था, इसलिए इसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप नाम दिया गया है. वेरी रेयर ब्लड ग्रुप. और इससे भी जो रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप टाइप है, देखो RH नल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गोल्डन ब्लड. अब इसको गोल्डन ब्लड कहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये गोल्डन कलर का होता है. अभी देखो इसको गोल्डन ब्लड क्यों कहा है, देखो इट इज द रेयरेस्ट ब्लड टाइप ऑब्जर्व्ड इन पीपल, also called golden blood because it is extremely valued since there are only 8 available donors who can help with the transfusion. पूरे प्लैनेट पे, पूरे अर्थ के पॉपुलेशन में सिर्फ 43 लोगों का ये ब्लड ग्रुप है, गोल्डन ब्लड ग्रुप जो है, और उसमें से एक्टिव डोनर सिर्फ 8 है. So it's very rare blood group, that's why it is also called as the golden blood. Now let us discuss about the sex determination in human beings. The regulation of sex is different in different species. So in case of the humans, the sex of individual is genetically determined. You know that human beings have 23 pairs of chromosomes in their cells. तो ये जो 23 पेयर्स होते हैं, इसमें जो 22 पेयर्स है, these are called as autosomes, and one pair is called as sex chromosomes. In case of males, that pair represents XY, and in females or in mother it is XX. So there are 50-50 chances of getting the baby as girl child or boy child. 50-50 चांसेस होते हैं कि किस टाइप के क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन होता है. Here you can see parents, father is having XY, mother XX. So gametes में separate हो जाते हैं. 50% gametes of father will have X chromosome, 50% will have Y. Mothers have no choice. उनके जो सभी gametes होते हैं सब में X क्रोमोसोम्स ही होते हैं. सो जाइगोट फॉर्म देखो यहाँ पे XX फीमेल चाइल्ड, XX फीमेल. अगर XY कॉम्बिनेशन होता है तो मेल चाइल्ड. मीन्स देयर इज 50% probability of a female child and 50% probability of a male child. Means now you know that father is responsible for determining sex of the unborn baby. Mothers have no choice because they have X chromosomes only, while fathers have X and Y chromosomes also. So this Y chromosome decides whether the baby will be girl or boy. अगर Y chromosome है, that baby will be boy, और अगर XX chromosome से, the baby will be girl. Do you know environment also determines the sex? A few species use environmental sex determination systems in which environmental factors affect the sex of progeny. For example, in case of some types of turtles, if the eggs are incubated above 32 डिग्री, अगर 32 डिग्री से ज़्यादा के टेम्परेचर पे अगर एग्स इंक्यूबेट होते हैं, तो वो एग से फीमेल टर्टल्स बाहर आते हैं. और अगर कम टेम्परेचर पे, जैसे बिलो 28 डिग्री,
तो वो जो एग्स है उससे मेल टर्टल्स बाहर आते हैं. So eggs between these temperatures produce a mix of the two sexes. So we call it hermaphrodite. अभी पता है कि 32 के ऊपर है तो जो टर्टल से फीमेल आएंगे और 28 के नीचे है तो मेल्स. तो अभी आप पूछोगे कि क्या होगा मिस अगर 28 से 32 के बीच, तो इनमें क्या होगा, दे विल हैव मिक्स ऑफ द टू सेक्सेस. सो दीज आर कॉल्ड एज hermaphrodites. So here the environment triggers a developmental pathway which is under genetic control. Do you know there are some animals which can change their sex? Many organisms can change their sex to adapt to specific needs. For example, clownfish. These clownfish are born male, but the more dominant species they turn into females. See how interesting it is. All the clownfish are born male, लेकिन इनमें से जो dominant होती है, then that clownfish turns into female clownfish. Here also you can see bearded python. So high temperature makes them change from male to female while they are in the egg. अगर egg में अगर इनको ज्यादा टेम्परेचर मिला तो ये मेल से फीमेल हो जाते हैं. In case of snakes also, some of them can give birth alone in captivity. This is called as parthenogenesis and it happens when there are no specimens of the opposite sex. In case of frogs, the herbicide atrazine increases estrogen production in frogs. Herbicides जो है atrazine, इसकी वजह से क्या होता है कि जो male frogs है they get turned into the female frogs. So this was all about the sex determination. See you in next video with a new interesting topic. Thank you.